करेंगे तो वो ओरिएंटेड होंगे कि वो जो फैमिली फिजिशियन से मुताल्लिक़ टॉपिक्स हैं उसमें जो प्रैक्टिकल नुकात हैं उसको ज़ेरे बहस लाएं। और आप लोग भी सिर्फ अपना इस CME प्रोग्राम में आप भी उतने ही शामिल होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से हमें इनपुट भी चाहिए होगी और जो डिस्कशन होगी वो कोई पैनल डिस्कशन नहीं होगी बल्कि हम वो आपस में करेंगे। तो इसका हम आगाज करते हैं। हमारे जो चेयरमैन है, मैं बताता जाऊँ कि CME के चेयरमैन डॉक्टर नवीद भट्टी हैं और इन्होंने और दूसरे ऑफिस बेरियर ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है कि वो ये स्टेज से जाएं और यहीं पर ही सिलसिला शुरू करें। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर उमर को कि वो आज की कार्रवाई का आगाज करें और तिलावत कलाम पाक से हमें मुस्तफीद करें। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कॉम्बिनेशन थेरेपी पे बहुत जोर दिया जाता है और जहाँ भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिक्वायर्ड टारगेट ब्लड प्रेशर से 20 डिग्री से ज़्यादा हो या डायस्टोलिक 10 से ज़्यादा हो तो रिकमेंड किया जाता है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि आप कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाएं। इसके बारे में तफसील से बताने के लिए, आपको आगाह करने के लिए मैं दावा देता हूँ डॉक्टर सुहेब अहमद खान को। वाइस की प्रॉब्लम आ रही है, वाइस को पहले सेटअप कर लो, दूर जा लो, उसके बाद माइक बंद है सर, माइक की जरूरत ही नहीं, वॉइस नहीं आ रही, फोन पे वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही है, वो के साथ अटैच करें तो जी स्टार्ट करें। आगे का स्क्रीन के ऊपर बड़ी सर एक तरफ वॉइस को कर हेलो ठीक है, जूम पे जी हेलो Recording in
progress. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस वक्त डॉक्टर बशीर अहमद मलिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उस दुआए मग़फ़िरत में हम बाकी वो हमारे डॉक्टर दो जो पिछले कुछ अरसे में हमसे बिछड़ गए उनके लिए और कुछ उनके जो अजीज़ व कारब पिछड़े उनके लिए सबसे पहले हम इस मीटिंग के आगाज़ से पहले उनके दुआए मग़फ़िरत करें। दरअसल हमारी जो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन है ये डॉक्टर बशीर अहमद मलिक का ही लगाया हुआ एक पौधा है जो इस वक्त एक तनावर की शक्ल में है। और ये जो आज हम इस अपने सेंटर में अपने अकेडमी के ऑफिस में CME स्टार्ट कर रहे हैं ये भी उन्हीं का ही एक रवायत है जिसको हम आगे कायम कर रहे हैं और इसके लिए हम बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे थे और लेकिन आज ये पहली प्रेजेंटेशन है तो इसका तमाम क्रेडिट मियाँ साहब को और बाकी उसकी तमाम जिसमें अहमद अली भट्टी साहब हैं, सजाद मलिक साहब हैं और स्पेशली डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हैं। इसका क्रेडिट जाता है कि हमने आखिरकार इस रवायत को हमने कायम करना शुरू कर दी है और मैं तमाम दोस्तों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके लिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि पहली प्रेजेंटेशन के लिए एक फैमिली फिजिशियन ही इस CME का स्टार्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। पहली सेंटर है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ सी हम कर रहे हैं कि यूजुअली सब डायबिटीज में भी प्री डायबिटीज और इस तरह का है ग्रुप तो इसमें भी 3-4 ग्रुप्स हैं। देख लीजिए पहले जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 से नीचे और एलिवेटेड जो है 120 से 29 के दरमियान में आएगा या 80 से बढ़ जाएगा और स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो 130 to 39 और जिसमें डायस्टोलिक जो है 80 to 89 और स्टेज 2 जो हाइपरटेंशन 140/90 ये से अबाउट। ये JNC 8 गाइडलाइन है। बेसिकली JNC 7 और 8 में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है बल्कि JNC 8 थोड़ी सी रिलैक्स है एज कम्पेयर टू JNC 7। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्वाइंट नेशनल कमेटी ये गाइडलाइन वर्ल्ड वाइड जी बढ़ जाएगा जो ज्यादा ये उनके कुछ गोल्स हैं कि हमें किस लेवल पे ब्लड प्रेशर स्टार्ट करना है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। जो JNC 8 में था उसमें एज तो कोई नहीं था लेकिन इसमें एज 60 को हमने डिवाइड कर दिया। 60 से अबव को जो हमने जब 150 और 90 से ऊपर जा रहा है तो फिर हमने उसमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो उससे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उससे स्टार्ट लेना है और फिर मेडिसिन की तरफ जाना है और इसमें हमारा जो टारगेट होगा लेस देन 150 और 90 और जो जनरल पॉपुलेशन है 60 इयर्स और से नीचे उसके लिए जो ब्लड प्रेशर जहाँ पे हमने इंटरवीन करना है वो 140/90 है और डेफिनेटली स्टार्ट में तो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ स्टार्ट लेना है और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम मेडिसिन पे जाएंगे लेकिन टारगेट में हमारा लेस देन 140/90 होगा। और जो डायबिटीज और CKD के लिए उनके लिए 140/90 पे हमें इंटरवीन करना है और इसमें लेस देन 140/90 है जबकि JNC 8 में 120/80 था। ये उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया हमारे लिए JNC 8 में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये हम शुरू से मेडिसिन के हमने सेकेंड ईयर 30 से पढ़ना शुरू कर दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी 95% है और सेकेंडरी 5% है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। पैथोजेनेसिस में इसमें मल्टीपल मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं है लेकिन जो एक नीचे हम हमेशा इक्वेशन पढ़ते थे ब्लड प्रेशर इक्वल कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस
ये भी वैलिड है। इसमें कई दफा कार्डियक बढ़ने से और कई दफा पेडल फिब्रिलेशन से बढ़ने से जो मल्टीपल वजह से हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर से हो सकती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। बेसिकली ये हाइपरटेंशन जो है सबसे बड़ी वजह जो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी की है वो डेफिनेटली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, और उसमें सबसे मेजर प्रिवेंटेबल और मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा ब्लड प्रेशर है। रिसेंट गाइडलाइंस जो आज टॉपिक की तरफ हम आते हैं, तो आज रिसेंट गाइडलाइंस ये हमें रिकमेंड करती हैं कि हम फौरी तौर पर कॉम्बिनेशन थेरेपी पे चले जाएं अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर है उससे 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज्यादा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज्यादा है, जो कि 140/80 था। तो इसके मुताबिक जैसे ही हमारा 160 पे जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 100 पे जाएगा तो हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी पर सोचना है। इसके अलावा हाई सीवीडी पेशेंट पे भी हमें जो है गाइडलाइन कहती है कि हमें बेहतर होगा कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाएं। यूजुअली 70% जो पेशेंट्स हैं वो हमारे मोनोथेरेपी से कंट्रोल नहीं होते, तो इसलिए 70% नीड्स डुअल कॉम्बिनेशन, और 35% होते वो इवन डुअल से भी कंट्रोल हो सकते हैं, तो उनके लिए हमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन पर भी आजकल जाने का रुझान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब कॉम्बिनेशन थेरेपी का रैशनल क्या है? जो रैशनल कॉम्बिनेशन थेरेपी का वो ये सर कि अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर वो अचीव नहीं होता तो उसके फिर दो ऑप्शन है, या तो हम डोज को इंक्रीज कर दें, लेकिन उसका ये होगा कि जैसे हम इंक्रीज डोज को इंक्रीज करेंगे तो साइड इफेक्ट्स के बढ़ने का चांसेस कई ज्यादा गुना बढ़ सकता है। जो दूसरा उसका है ऑप्शन वो ये कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ चले जाइए। कॉम्बिनेशन थेरेपी के कुछ एडवांटेजेस हैं, ऐसे वो भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन थेरेपी का जो एडवांटेज है वो ये है कि डेफिनेटली डिफरेंट जो आईएमटी हाइपरटेंसिव है उनका एक्ट करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो जब हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो पोटेंशियल काफी ऑगमेंट करता है एक दूसरे को, और वो यूजुअली जो एक ब्लड प्रेशर वन टाइम डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो जो आपको 4 डिक्रीज है वो आपको 2 to 4 टाइम्स ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू मोनोथेरेपी के, या अलग अलग गोली टेबलेट देने के। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करेंगे तो हमें 2 to 4 टाइम्स हमारा डिक्रीज बेहतर होगा। इसके अलावा कॉम्बिनेशन थेरेपी का जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि हमारी एडहेरेंस बेहतर होती है, पेशेंट यूजुअली कंप्लायंस बेहतर हो जाती है। 24% जो स्टडीज बताती हैं कि 24% तक पेशेंट की कंप्लायंस बेहतर हो जाती है इस तरह कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसके अलावा इसके रिस्पांस फास्टर है एज कम्पेयर टू मोनोथेरेपी। जो हमारी कॉम्बिनेशन थेरेपी है उसका रिस्पांस भी ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये चीप हो जाता है, जो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूजुअली ये ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू हम अलग अलग ट्रीटमेंट दें तो उसकी निस्बत ये अफोर्डेबल भी ज्यादा है। इसके अलावा उससे कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स और कुछ और इफेक्ट्स भी है, वो हम एक एक करके अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ये कुछ एविडेंस है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी के क्या एडवांटेज है और कौन सी कॉम्बिनेशन थेरेपी हमें लेनी चाहिए। ये एक अकम्प्लिश स्टडी हुई थी 2008 में, ये मोर देन 11,000 पेशेंट्स के ऊपर की गई थी, जिनके ऊपर जो कि हाई सीवी रिस्क पेशेंट्स थे। इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक को हमने रास इनहिबिटर जिसमें एस और आर आते हैं वो, और उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन किया गया था, और जो दूसरा था उसमें हमने एस के साथ डाइलेरेटिक का कॉम्बिनेशन किया गया था। इन 2 आर्म्स में की जो टोटल स्टडी का ड्यूरेशन था वो 5 इयर्स था एक स्टडी का, लेकिन ये आफ्टर 39 मंथ्स इसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि ये देखा गया कि कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेहतर है इन द रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी, सीवी रिस्क और रीनल आउटकम्स में। वो ज्यादा बेहतर था। आफ्टर 39 मंथ्स ही इसको स्टॉप कर दिया गया। अगर इसमें ये देखा गया था कि ब्लड प्रेशर दोनों ही मिनिमाइज करते हैं, उनका लेवल तकरीबन दोनों का एक जैसा है, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी और जो सीवी रिस्क थे और जो सेरेब्रोवास्कुलर और बाकी रीनल आउटकम जो थे वो जो
एस और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाले आर्म में ज्यादा बेहतर थे, तो इसको आफ्टर 39 मंथ हमने बंद कर दिया था। दूसरी स्टडी कौन सी थी, ऑन टारगेट स्टडी की गई है, वो ये 2009 में की गई। इसमें भी मोर देन 25,000 पेशेंट थे। इसमें एस और आर्म को कंबाइन किया गया था और एक अलग एस और एक अलग आर्म दिया गया था, 3 आर्म बनाए गए थे। लेकिन इसमें ये देखा गया कि जब एस और आर्म को कंबाइन किया गया तो उसमें रीनल जो कॉम्प्लिकेशन थी वो बढ़ गई, वो पेशेंट ज्यादा जल्दी डायलिसिस पे चले गए, उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया और उनका जो रीनल प्रोफाइल था वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हुआ, उनका जीएफआर वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। इसी तरह एटीट्यूड स्टडी भी एस और आर के ऊपर की गई, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट के बाद एफडीए ने 2012 में ये एडवाइस किया गया कि हम कोई भी रास इनहिबिटर्स कंबाइन नहीं करें तो बेहतर है। उन्होंने ये एडवाइस किया 2012 में एफडीए ने कि हम कोई भी रास इनहिबिटर जिसमें एस और आर है या डायरेक्ट ईवन के रैंड के ऊपर जो एक्ट करते हैं उसका कॉम्बिनेशन ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, वैसे बीटा ब्लॉकर, डाययूरेटिक, एस और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास मेनली। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स और डाययूरेटिक्स यूजुअली ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा देते हैं, इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जबकि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये हमारे एचडीएल को कम करता है, दैट्स व्हाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को प्रेफर किया गया बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक के ऊपर। इसके अलावा एस और आर का एक जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो आपकी इंसुलिन एचडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, बढ़ाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बिल्कुल सही। अपनी को एस और आर का जो कॉम्बिनेशन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके लिए जो एविडेंस है वो एस्कॉट स्टडी है। एस्कॉट स्टडी का जो ब्लड प्रेशर लोडिंग आर्म था उसके अंदर एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साथ एक डाययूरेटिक ऐड किया गया था और उसके दूसरे आर्म में आपने बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक ऐड किया था। लेकिन जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड हुआ था उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव था सीवी इवेंट्स को रिड्यूस करने में, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में और डायबिटीज के कंट्रोल में वो ज्यादा इफेक्टिव रहा। और उसी ग्रुप में एचडीएल भी ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें इसके बाद दूसरी जो स्टार स्टडी की गई उसमें भी एक एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया और एक आर का एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और डाययूरेटिक का कॉम्बिनेशन दिया गया। तो इसमें भी ये देखा गया कि जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस इनहिबिटर वाला जो कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा इफेक्टिव था। ये स्टार स्टडी बेसिकली की गई थी टाइप 2 प्री डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर की गई थी, तो जिनकी ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो पेशेंट ग्लूकोज इंटॉलरेंस थे। तो देखा गया कि स्टार स्टडी में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और जो एस का कॉम्बिनेशन था उसने न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस को जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस पे थे उनमें न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज प्रोलॉन्ग हुई, उसमें जल्दी नहीं आई एज कंपेयर टू जो दूसरा लोसार्टन और एआरपी का और डाययूरेटिक का जो कॉम्बिनेशन था उसमें डायबिटीज की ऑनसेट जल्दी हो गई एज कंपेयर टू जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस का था। तो इसमें भी लास्ट में ये स्टडी जिसमें ऑल्बिसार्टन का कॉम्बिनेशन था ये भी सेम बता रहा था कि जो टाइप 2 डायबिटीज है अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस या आप कोई भी रास इनहिबिटर करेंगे तो वो उसमें न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज को हम डिले कर सकते हैं, वो जरा देर से जाहिर होगी एज कंपेयर टू किसी और कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा हमने कुछ रीनल प्रोटेक्शन इफेक्ट भी देखे थे, तो इसमें 2 स्टडीज बहुत ज्यादा, एक तो बेनिफिट स्टडी है और एक जो सी है वो एडवांस स्टडी है। बेनिफिट स्टडी में भी एस और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा बेहतर रहा। जो नॉर्मल एल्बुमिनिया को माइक्रोएल्बुमिनिया में कन्वर्ट करने में इस आर्म में देर से हुआ एज कंपेयर टू दूसरा आर्म जो इस्तेमाल किया गया उसमें माइक्रोएल्बुमिनिया और बाद में मैक्रोएल्बुमिनिया जल्दी डेवलप हो गया एज कंपेयर टू वो आर्म जिसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस को इस्तेमाल किया। एडवांस स्टडी में भी हमने
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाययूरेटिक ऐड किया एज कम्पेयर टू प्लेसिबो। इसमें भी जो सा है रीनल प्रोफाइल जो सा है, जो पेशेंट एज ले रहे थे उनमें रीनल प्रोफाइल जल्दी बेहतर रहा एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जो कोई प्लेसिबो पर थे। नेक्स्ट है ये कैफे स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि मैंने भी एक नर्स इस्तेमाल किया कि कई स्टडीज ऐसी थी जिन्हें ब्लड प्रेशर तो दोनों कम कर रहे थे, लेकिन जो आउटकम्स थे, चाहे वो मोर्टेलिटी की थी चाहे वो मॉर्बिडिटी थी, वो फर्क थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में और एस इनहिबिटर्स में। तो कैफे स्टडी में होता एक ये देखा गया कि वो कॉम्बिनेशन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का था एज कम्पेयर टू एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस डाययूरेटिक, जब उनका हमने सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर देखा तो उनका सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर भी कम हुआ था, ऑल्दो उनका ब्रेकिंग प्रेशर जो था ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल था, लेकिन जो सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर था वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस आर वाले आर्म में ज्यादा बेहतर था। तो ये एक शायद वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारी अगर ब्लड प्रेशर कम भी हो रहा है लेकिन उसकी ओवरऑल मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आ वाले आर्म में ज्यादा बेहतर नजर आती है। सर नेक्स्ट इस तरह जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी स्टार स्टडी जो मैंने पहले डिस्कस करता हूं उसमें भी हमने देखा कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एज का जो कॉम्बिनेशन था उसमें जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं इंटरल्यूकिन या टीएनएफ वगैरह वो ज्यादा रिड्यूस हुए एज कम्पेयर टू दूसरे आर्म में जिसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को इस्तेमाल नहीं किया था। इसमें हमने आर और डाययूरेटिक को ऐड किया था, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम नहीं हुए, लेकिन इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एआर भी इस्तेमाल किए थे, उसमें हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की रिडक्शन भी वाज़ेह थी। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन और टीएनएफ जो आपके मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन, आपकी वेसल की इन्फ्लेमेशन या बाकी चीजों को बढ़ाते हैं। इंटरल्यूकिन और टीएनएफ। इसके अलावा कुछ और जो पॉजिटिव चीजें ये थी कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आर का जो कॉम्बिनेशन था उसमें हमारा एडिपोनेक्टिन जो एक फैटी हार्मोन जो फैटी एसिड होता है जो कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, वो इसमें ज्यादा बेहतर हुआ। इसी तरह वो एंटी एथ्रोजेनिक होता है एडिपोनेक्टिन, तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आम में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ और उसमें जो इसका एक जो नेगेटिव जो बुरा फ्री फैटी एसिड होता है जो रेजिनिन होता है वो इसमें कम प्रोड्यूस हुआ है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ये मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में भी हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेहतर नजर आया। नेक्स्ट सर, ये हमारे पास 4 ग्रुप है, यूजुअली हम इसमें प्रेफर ये करते हैं कि ए बी और सी जब कॉम्बिनेशन किया जाए तो आइदर से हम ए के साथ सी मिला लें या ए के साथ डी मिला लें या बी के साथ सी या बी के साथ डी मिला लें, क्योंकि ये एक ग्रुप उधर का और एक सॉल्ट उधर का ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। बल्कि मैं जिससे पहले बताया था एज का और आपका कॉम्बिनेशन तो वैसे भी एफडीए ने डिस्करेज करती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसमें चॉइस है, ये 2 मेटा एनालिसिस है जिसमें 8 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और उन्होंने ये देखा जो ओवर देन 28,000 पेशेंट थे, उसमें ये देखा गया कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और रास इनहिबिटर के जो कॉम्बिनेशन हैं वो आपकी कोरोनरी कंप्लेंट्स को, आपकी सीवीडी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज को और एमआई को रिड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉम्बिनेशन। और दूसरे में जिसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट थे उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो ओवरऑल मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जी, कंक्लूजन की तरफ अब आ रहे हैं। कंक्लूजन की तरफ ये है कि सबसे पहले तो हमें ये तमाम स्टडीज हैं हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इसके कुछ ऐसी स्टडीज भी होंगी जो उनके अगेंस्ट भी होंगी, लेकिन हमें ओवरऑल जिस तरह हम किसी भी बीमारी में पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं तो हमें सबसे पहले तो इसमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। हो सकता है एक पेशेंट के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत जरूरी हो लेकिन दूसरे पेशेंट के लिए बीटा ब्लॉकर ज्यादा अहम हो। इसकी मिसाल कार्डियक पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं जिसमें हम
उसको ज्यादा पसंद करेंगे। इससे हमारे साथ यहाँ पे लेडीज विंग की प्रेसिडेंट भी बैठी हैं और लेडीज भी कुछ बैठी हैं, उनको पता है कि प्रेगनेंसी की हालत में हम कुछ और एंटी हाइपरटेंसिव देना चाहेंगे, रूटीन की जो रिकमेंडेशन है उससे हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। उसके अलावा जो दूसरा है कि डेफिनेटली हमें मोनोथेरेपी से शुरू करना है, और मोनोथेरेपी के बाद हमने उस पेशेंट को 4 to 6 वीक्स के बाद बुलाना है उसकी टाइट्रेशन के लिए। और अगर वो जिस तरह हमने पहले गाइड में बता दिया, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 10 से ऊपर है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 20 से ऊपर है, तो बेहतर होगा कि हम कॉम्बिनेशन पे चले जाएं। लेकिन कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले बेहतर होगा कि हम उसकी रूल आउट कर लें कि कहीं पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन से तो नहीं सफर कर रहा, और हम उस सेकेंडरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के बजाय हम उसकी डोज को बढ़ाते जाएं या उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी पे चल जाएं। हम पहले सेकेंडरी हाइपरटेंशन की रूल को रूल आउट कर लें और उसके बाद फिर हम उसकी डोज को बढ़ाने या कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ जाएं, अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं होता मोनोथेरेपी से आफ्टर 4 to 6 वीक्स। नेक्स्ट है सर, ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो सके सर, इसमें थोड़ा सा इंडिकेशन के आपकी कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं, आप एंजाइना का वाले पेशेंट की प्रेफरेबल कौन सी है, और जैसे माइकार्डियल इंफेक्शन वाले के लिए क्या जरूरी है, किडनी को पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, प्रेगनेंसी में क्या जरूरी है। ये चार्ट ही अगर आप लोग से बाद में ले लीजिएगा, ये इंडिविजुअलाइजेशन है, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने पेशेंट को अपने मुताबिक कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साहब माशाल्लाह बहुत कम्प्रीहेंसिव इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जैसा कि आपने सुनी भी, और हमें जो है वो पता चला कि किस तरह